नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। मैं एक ऑर्थोपेडिशियन हूं। आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, यानी एवीएन ऑफ हिप। यह एक बहुत ही कॉमन कारण है यंग एज वेल एज ओल्ड एज पीपल में हिप पेन का। तो जितना जल्दी ये डायग्नोज हो जाता है उतना ही आसान इसका ट्रीटमेंट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप इसके बारे में जानें, इससे परिचित हों, ताकि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़कर और इसका इलाज करवा सकें, ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े और हमें ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप क्या है? एक्चुअली हिप जॉइंट जो हमारा है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल इज़ फीमर हेड एंड सॉकेट इज़ एस्टेबुलम विच इज़ ए पेल्विक बोन। तो ये जॉइंट हमारा हिप जॉइंट ऐसे चलता है, लेकिन कुछ कारणों से जब हमारे ब्लड सप्लाई जो है फीमर हेड की वो रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो जो हमारा फीमर हेड है वो सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है और फ्लैट होने लगता है या दबने लगता है। उसका कार्टिलेज दबने लगता है, कार्टिलेज ख़राब होने लगता है और इसी के कारण आगे आर्थराइटिस भी हो जाता है हिप में। तो इसके जो मेन कारण हैं उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे मेन कारण है वो है ट्रॉमा टू हिप, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी को चोट लगी है और उसका हिप डिसलोकेट हो गया है, डिसलोकेट होने के बाद जो हिप की ब्लड सप्लाई है वो कुछ समय के लिए कट जाती है। उसे जल्दी से जल्दी वापस अपनी जगह पे लाना बहुत ज़रूरी है। जितना देर होगा उसे वापस लाने में, उतनी देर तक ब्लड सप्लाई वहाँ पे बाधित रहेगी और उतने ही कम चांसेस होते हैं उस ब्लड सप्लाई के वापस से लौटने के। इसीलिए उस डिसलोकेशन को जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना ज़रूरी होता है। इसी तरह फीमर नेक फ्रैक्चर होता है, जिसे जल्दी से जल्दी फिक्स करना ताकि वहाँ की ब्लड सप्लाई लौट सके, यह भी ज़रूरी होता है। इसी तरह इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो होते हैं उन्हें भी फिक्स करना होता है जल्दी, ताकि जो ब्लड सप्लाई है जल्दी लौट सके। अब दोस्तों जल्दी फिक्स करना तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो ब्लड सप्लाई को वापस आने नहीं देती, जो कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग और हमारे जिम वाले जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ करने की आदत है उनके कारण। तो हमें इन लाइफस्टाइल हैबिट से बचना चाहिए और साथ ही साथ हमें जब भी चोट लगे हमें उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होगा उतना ही हमारे हिप को नुकसान होता है और उसको लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। साथ ही साथ कुछ मरीजों में जेनेटिकली कुछ कोगुलोपैथी होती है। कोगुलोपैथी क्या है दोस्तों? जिसमें क्या है कि हमारा खून ज़्यादा जमता है। जिनका खून गाढ़ा होता है उनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं हिप की, तो उसके कारण क्या है कि फीमर हेड में ब्लड नहीं पहुंच पाता नसें ब्लॉक होने के कारण, जिसके कारण भी एवीएन एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हो सकता है। तो इसी तरह दोस्तों आज हमने अभी बात की कि क्या क्या कारण हैं एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के। अब मैं आपको कुछ इसके सिम्टम्स यानी कि पहचान जो हमें तकलीफ़ होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें क्या होता है कि मरीज़ को हिप में पेन रहने लगता है। हिप में जो पेन है वो रेस्ट में पेन भी होता है, चलने से भी दर्द बढ़ता है, मूवमेंट में भी पेन होता है। वो पेन धीरे धीरे शुरू होता है तो एक हिप में शुरू होता है, बाद में वो बढ़ के दूसरे हिप तक भी चला जाता है। 70 to 80% केसेस में जब तक मरीज़ हमारे पास आते हैं तब तक उनके दोनों हिप अफेक्ट हो चुके होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस बीमारी के बारे में जानें, ताकि आप जल्दी से जल्दी एडवाइस लें, इसका जल्दी से जल्दी डायग्नोज होके ट्रीटमेंट हो सके। तो क्या होता है कि जब ये हिप पेन हमारे को हो रहा है तो हमें अपने स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। और अगर हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हें लगता है कि ये एवीएन हो सकता है तो इसको एमआरआई करा के डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक्सरे में बहुत ही लेट स्टेजेस में डायग्नोज होता है। तो इनकी अर्ली स्टेजेस के लिए एमआरआई ज़रूरी है और जितना अर्ली डायग्नोज होते हैं उतना ही आसान और उतना ही बढ़िया रिकवरी इस बीमारी के अंदर पाई जाती है।
तो इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके हिसाब से हम इसको 4 स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं। तो स्टेज 1 और 2 जो हैं वो एमआरआई पे ही दिखाई देती हैं, और स्टेज 3 और 4 जिसमें जो हमारा फीमर हेड है वो दबने लगता है, हेड जो है वो कोलैप्स होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, वो एक्सरे में डायग्नोज होती हैं। स्टेज 4 जिसमें आर्थराइटिस होता है वो भी एक्सरे में डायग्नोज होता है। तो दोस्तों अब हमने जैसे आपसे बात की कि इनकी स्टेजेस के बारे में, अब मैं आगे आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो जब भी ये डायग्नोज होता है तो इसका ट्रीटमेंट इसकी स्टेज वाइज ही डिपेंड करता है। तो जब ये स्टेज 1 और 2 में डायग्नोज हो जाता है, जिसमें सिर्फ ये एमआरआई में दिखाई दे रहा है लेकिन एक्सरे में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट एक बहुत ही छोटी सर्जरी से किया जा सकता है, जो कि बहुत ही छोटे चीरे से की जाती है। इसे कोर डिकम्प्रेशन कहा जाता है। कोर डिकम्प्रेशन में हम उस हड्डी के उस भाग को जहाँ पे ब्लड फ्लो रुक गया है वहाँ पे एक ड्रिल बिट से छेद करके वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे हम स्टेम सेल्स डालते हैं, या फिबुला बोन जो हमारी टांग की एक हड्डी है उसे डालते हैं, जो कि हमारी हड्डी को फर्दर कोलैप्स होने से रोकती है। तो अगर ये स्टेज 1 और 2 में डायग्नोज हो जाता है तो ये छोटी सी सर्जरी होती है, छोटे से इंसिजन से। लेकिन अगर ये लेट डायग्नोज होता है, जब एक्सरे में हमारा हेड कोलैप्स हो गया है या आर्थराइटिस शुरू हो गया है, तो ऐसी स्टेजेस में हमें कूल्हे का रिप्लेसमेंट यानी कूल्हा बदलना, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसमें मरीज़ जल्दी से जल्दी चलने लगता है और कुछ ही दिनों में अपने नॉर्मल प्री एक्टिविटी लेवल पे वापस आ जाता है। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो के हिसाब से आप जानें कि एवियस्कुलर नेक्रोसिस क्या है, और जब भी आपको पेन हो आप जल्दी से जल्दी अपने स्पेशलिस्ट की सलाह लें, उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि यह जितनी जल्दी डायग्नोज होगा उतनी जल्दी ही आप इसका इलाज अच्छे से अच्छे करवा पाएंगे और उसके रिज़ल्ट ही अच्छे बेहतर होंगे। तो दोस्तों अगर आप आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।